तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज लोग फिर से पढ़ने जाना है सोशियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है कुछ प्रमुख सामाजिक विधानों, मतलब जो कुछ प्रमुख सामाजिक विधान है, नियम है, उनकी हमें चर्चा करनी है। कुछ प्रमुख जो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं आज सामाजिक विधान आई नो आप पढ़ चुके हो, लेकिन कुछ जो प्रमुख प्रमुख सामाजिक विधान है इसमें हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। जो जो नहीं पढ़े होंगे एक्ट हम लोगों ने वो उसके अंदर पढ़ लेंगे सोशियोलॉजी में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी का, इसलिए आप बने रहो इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ प्रमुख सामाजिक विधानों पर चर्चा करेंगे। तो सामाजिक विधि वह विधि है जो समाज के सदस्यों के बीच आदर्श व्यवहार को निर्धारित करती है। सामाजिक विधि क्या है? वह विधि है जो समाज के सदस्यों के बीच आदर्श व्यवहार को निर्धारित करती है, और यह समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को लागू करने का कार्य भी करती है। यह क्या करती है? समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को लागू करने का कार्य भी करती है। सामाजिक विधियां होती हैं वो समाज में आदर्श जीवन और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती हैं। सामाजिक विधियां क्या करती हैं? समाज में आदर्श जीवन और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट भी करती हैं। ये विधियां न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि समग्र समाज की समृद्धि और विकास को भी क्या करती है? प्रोत्साहित करती हैं। ये विधियां न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि एक समग्र समाज की समृद्धि और विकास को भी क्या करती है? प्रोत्साहित करती हैं। भारत में कई महत्वपूर्ण सामाजिक विधानों का पालन किया जाता है। भारत में कई महत्वपूर्ण ऐसे सामाजिक विधान है, उनका पालन किया जाता है। तो समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे परिवार, विवाह, शिक्षा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जुड़े होते हैं। आइए हम कुछ प्रमुख सामाजिक विधानों पर क्या करेंगे? चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं। तो पहला सामाजिक विधान है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधान है। यह अधिनियम हिंदू समाज में विवाह और परिवार से संबंधित कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को क्या करता है? स्पष्ट करता है। हिंदू विवाह अधिनियम अब हिंदू लॉ में मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो यह अधिनियम है वो हिंदू समाज में विवाह और परिवार से संबंधित कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विधि है, और यह क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सामाजिक विधि है, सोशल विधि है, जो समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। जो क्या किस लिए किया गया? समाज में जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मुख्य रूप से क्या है? उसके उद्देश्य से ही स्थापित किया गया है। मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो विवाह की वैधता इसमें देखी जाती है। इस अधिनियम के तहत हिंदू विवाह केवल तभी वैध माना जाता है जब यह कानूनी रूप से संपन्न होता है। इस अधिनियम के तहत यह लिखा है कि हिंदू विवाह केवल तभी वैध माना जाता है जब वो कानूनी रूप से संपन्न होता है और दोनों पक्षों की सहमति से होता है। विवाह में उम्र सीमा क्या है कि लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए और लड़की के लिए 18 साल निर्धारित की गई है। अब तो बढ़ के साथ 21-25 भी हो गई है शायद। तलाक और अलगाव क्या होता है कि तलाक का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है, जो महिलाओं को अपने पति से स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार देता है। तलाक का प्रावधान क्या है? इस अधिनियम में किया गया है, जो महिलाओं को अपने पति से स्वतंत्रता प्राप्त करने का बहुत ज्यादा अधिकार देता है। दहेज प्रथा पर रोक लगाता है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए इस अधिनियम में कड़े प्रावधान बहुत ज्यादा दिए गए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। समाज में इसका क्या प्रभाव है? समाज में प्रभाव है, यह अधिनियम हिंदू समाज में विवाह के कानूनों को नियंत्रित करता है और पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का संतुलन स्थापित करने का भी साथ ही साथ क्या करता है? प्रयास करता है। भारतीय दंड संहिता हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े थे, आईपीसी 1860। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी क्या एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो भारत में अपराधों की परिभाषा और उनके लिए सजा निर्धारित करता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो भारत में अपराधों की परिभाषा और उनके लिए जो सजा है उसको क्या करता है? निर्धारित करता है। यह समाज में अपराध और अपराधियों के लिए सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता है। और यह क्या करता है कि समाज में अपराध और अपराधियों के लिए सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने में संपूर्ण रूप से मदद करता है। मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो अपराध की परिभाषा, आईपीसी में विभिन्न प्रकार के अपराधों की परिभाषा दी गई है, जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, धोखाधड़ी आदि। ये सब क्या है? अपराध में परिभाषा इनकी दी गई है आईपीसी में। सजा का निर्धारण कैसे होता है? सजा का निर्धारण यह विधि अपराधों के लिए सजा की शर्तें और प्रकार निर्धारित करती है। क्या शर्तें हैं और क्या प्रकार और किस प्रकार सजा दी जाएगी। इससे समाज में कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। सामाजिक प्रभाव को देखेंगे तो यह समाज में अपराध की रोकथाम करता है और नागरिकों को यह समझाता है कि किसी भी प्रकार के अपराध का कोई स्थान समाज में बिल्कुल भी नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 वाला जो बनाया गया था, तो यह अधिनियम समाज में दलितों और आदिवासी समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम क्या था? समाज में जो दलित होते हैं और जो आदिवासी समुदाय थे उनके खिलाफ जो होने वाले अत्याचार थे उनके और जो भेदभाव है उनको रोकने के लिए बनाया गया था यह अधिनियम।
इसके माध्यम से इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना इनका उद्देश्य था और इसके माध्यम से इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना ही एकमात्र उद्देश्य है। मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो कह रहा है कि अत्याचारों के खिलाफ कड़ी सजा बनाई गई है। यह अधिनियम विशेष रूप से उन अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के खिलाफ होते हैं। ठीक है, अत्याचारों के खिलाफ कड़ी सजा देखेंगे तो यह अधिनियम क्या करता है, विशेष रूप से उन अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के खिलाफ होते हैं। शिकायत करने का अधिकार देखेंगे तो इस अधिनियम के तहत इन समुदायों को कानून के तहत सशक्त किया गया है ताकि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव या अत्याचार के खिलाफ शिकायत दर्ज क्या कर सके, करा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बोलता है कि न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है। न्यायिक प्रक्रिया देखेंगे तो यह अधिनियम अत्याचारों के मामलों की तेज और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम क्या करता है, अत्याचारों के मामलों की तेज और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। समाज में प्रभाव को देखेंगे तो यह अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करने में क्या करता है, साथ ही साथ मदद करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को देखेंगे, एनडब्ल्यूसी अधिनियम क्या करता है 1990 वाला। तो यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह अधिनियम क्या था, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनडब्ल्यूसी अधिनियम जो 1990 में जो करा गया था। तो यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य था महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और भेदभावों के मामलों में कानूनी संरक्षण और न्याय को दिलाना। ठीक है, मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है कि महिला अधिकारों का संरक्षण करना और सुप्रीम कोर्ट में याचिका देना। यह आयोग महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। यह आयोग क्या करता है कि महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है और उनके खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण और भेदभाव को क्या करता है, रोकता भी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को देखेंगे तो आयोग महिलाओं के मामलों में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। आयोग क्या कर सकता है, महिलाओं के मामलों में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में तक याचिका दायर कर सकता है। समाज में इसका क्या प्रभाव है, इस आयोग ने महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाया है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने का एक काम भी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो था, आरटीई था। तो वो क्या है, 2009 वाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह अधिनियम क्या किया गया था, भारत द्वारा सरकार द्वारा बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे उनके लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और गरीबी और पिछड़े बच्चों को समान अवसर प्रदान करने का क्या करता था, कार्य करता है। था नहीं, है, अभी भी है। मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इस अधिनियम के तहत 16 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। और शिक्षा की गुणवत्ता देखेंगे तो विद्यालयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सुधारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। आरक्षण की विशेष रूप से समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी इसमें की गई है। बिल्कुल, बहुत सही। समाज में प्रभाव को देखेंगे तो इस अधिनियम ने बच्चों को शिक्षा के अवसरों में समानता प्रदान की है और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की दिशा में और अधिक कदम आगे बढ़ाया और शिक्षा की दिशा में क्या करा है, एक कदम आगे बढ़ाया है। श्रम कानून देखेंगे तो श्रम कानून क्या कहता है कि भारत में श्रम कानून श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। भारत में श्रम कानून है वो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए और इन कानूनों का जो उद्देश्य है वो श्रमिकों के कार्य स्थल पर समानता, सुरक्षा, सम्मान प्रदान करना है। और भारत में जो श्रम कानून है वो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं और इन कानूनों का उद्देश्य है वो श्रमिकों को कार्य स्थल पर समानता और सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना। इनकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो श्रमिकों के अधिकार, इसमें कामकाजी घंटों, न्यूनतम वेतन, अवकाश, कार्यस्थल सुरक्षा और महिला श्रमिकों के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। संगठित और असंगठित क्षेत्र को देखेंगे तो यह श्रमिकों को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में समान अधिकार देता है। यह क्या करता है, श्रमिकों को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में समान रूप से अधिकार देता है। कामकाजी परिस्थितियां देखेंगे तो कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए यह कानून निर्मित किया गया है और समाज में इसका क्या प्रभाव है, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों का पालन करना समाज में समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और इसमें निष्कर्ष आखिरी में निकलता है सारे सामाजिक विधियां पढ़ के
ये सामाजिक विधियां समाज के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सुरक्षा, सम्मान रूप से प्राप्त हो। इन विधियों का उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना, महिलाओं, बच्चों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में सामूहिक कल्याण सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको सारी सामाजिक विधियां, जितनी भी सामाजिक विधियां थी, कैसे हैं कैसे नहीं थी, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगे सारी सामाजिक विधान। और ऐसे ही वीडियो सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट्स आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।